अगर बात करें हम इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की, तो सबसे पहले देखो एक माइक्रोस्कोप जो यूनिन्यूक्लिएट है उसके अंदर 2 टाइप के डिविजन्स होते हैं, यानी 2 डिवीज़न ऑफ माइटोसिस होंगे, फर्स्ट माइटोसिस एंड सेकंड माइटोसिस। माइटोसिस अगर तुम्हें याद हो तो माइटोसिस में सेल्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस टाइप से सेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाते हैं। अब सिंगल सेल डिवाइड हो गई 2 सेल्स के अंदर। अब ये 2 सेल्स में होती हैं, फर्स्ट वेजिटेटिव सेल्स और दूसरी होती हैं जर्मिनेटिंग सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स क्या होती हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं और आगे की जो प्रोसीजर करती हैं उसको करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होती हैं, जनरेटिव सेल्स होती हैं। अब इन जनरेटिव सेल्स के अंदर दोबारा सेकेंड माइटोसिस होगा और ये क्या होंगी, 4 सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी। ये दिखा रहे हैं कि ये 4 प्रोसीजर हैं, इस पाथवे से भी ये बनेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो हो सकता है कि एक टाइम में ये प्रोसीजर काम कर रहा हो, एक टाइम में ये, एक टाइम में ये, एक टाइम में ये, ठीक है। तो सेपरेटली ये नहीं है कि चारों की चारों एक साथ चलेंगी, अलग अलग ये अपना फंक्शन करना शुरू करेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि चाहे प्रोसीजर किसी भी वे में हो, ये लास्ट फॉर्मेशन क्या करेंगे, प्रो एम्ब्रियोनिक ऑफ सेल मास बना देंगे, ठीक है, यानी प्रो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। अब इन प्रो एम्ब्रियो सेल के अंदर क्या होते हैं, पॉलन सेल्स का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, यानी पॉलन जो सेल्स हैं वो धीरे धीरे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर कन्फर्म हो जाती हैं और एक कैलस का फॉर्मेशन कर देती हैं। यहाँ पर कैलस वर्ड है, यानी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का मतलब कि उनके अंदर किसी टाइप का भी उनको उनका वर्क नहीं पता, उनको उनका फंक्शन नहीं पता कि उनको करना क्या है, बस वो एक ग्रोविंग सेल्स हैं, अपने साइज़ को लगातार इंक्रीज़ करती रहेंगी। लेकिन जैसे ही इस कैलस के अंदर, हाँ, ये कैलस फेज चल रही है, इस कैलस फेज में हम न्यूट्रिएंट मीडिया एंटर करते जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि अब उन्हें क्या फंक्शन करना है। उन्हें रूट डेवलप करवानी है, उन्हें शूट डेवलप करवानी है और धीरे धीरे क्या होता है, हैप्लॉइड प्लांट हमारे पास रीजनरेट हो जाता है, ये वाला प्रोसीजर। और प्रो एम्ब्रियो से अगर ये पॉलन ग्रेन्स ना डेवलप होकर डायरेक्ट भी एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाती है और पूरा प्लांट रिक्रिएट हो सकता है। तो ये सारा का सारा क्या होता है कि एंथर के अंदर ही हम स्टडी कर सकते हैं। और ये अगर एंथर कल्चर आ जाता है एग्ज़ाम में तो इस डायग्राम को तुम शो कर सकते हो। इसके बाद जो आते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट इन विट्रो एंड्रोजेनेसिस। फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द डोनर प्लांट, यानी जो भी डोनर प्लांट हमने लिया है, हमने कहा था कि जो भी प्लांट हम लेते हैं उसे सबसे पहले अच्छे से उसको ग्रो करवाना है। अच्छे से ग्रो करवाने का मतलब कि उसके अंदर फ्लावर या बड बिल्कुल कंप्लीट स्टेज में हो। अगर उसके अंदर ये कैरेक्टर अच्छे से जनरेट नहीं होंगे तो जो नया प्लांट बनेगा वो ढंग से नहीं बन पाएगा। इसलिए हमने सबसे फर्स्ट जो मेन इसका कैरेक्टर है कि डोनर प्लांट वेल कंडीशन में होना चाहिए। द फिजियोलॉजिकल ऑफ द प्लांट इज अफेक्टेड बाय द एज एंड कंडीशन इन विच इट हैज़ ग्रॉन इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डोनर प्लांट affect the in vitro androgenesis. For example, the flower that blooms early have a better response to culturing than the flower that blooms at later stage. Okay. स्टेज ऑफ पॉलन डेवलपमेंट, जो पॉलन डेवलपमेंट होती है उसकी स्टेज भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। द एंड्रोजेनिक रिस्पॉन्स ऑफ एंथर डिपेंड्स ऑन द मायोटिक स्टेज बाय द प्लांट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल, ये इधर माइक्रोस्कोप किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ये एम्ब्रियोजेनेसिस कब बनेंगी, माइटोटिक माइटोसिस के ऊपर। जब उनके अंदर अगर कंप्लीट माइटोसिस फर्स्ट एंड सेकंड होगा तभी ये रीजनरेट होगा। अगर ये माइटोसिस करने में कंफर्ट नहीं होंगे या नहीं कर पाएंगे तो आगे की प्रोसीजर नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इन प्लांट्स लाइक डटूरा इनॉक्सिया यानी धतूरा एंड निकोशियाना टॉबेकम यानी तंबाकू, पॉलन जस्ट बिफोर और आफ्टर द माइटोसिस गिव द बेस्ट एंड्रोजेनिक रिस्पॉन्स। की इनमें जैसे ही पॉलन्स बन जाते हैं, पॉलन बनते ही इनके अंदर क्या हो जाते हैं, माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है और ये माइटोसिस स्टार्ट होने के कारण ही इनके अंदर बेस्ट एंड्रोजेनिक रिस्पॉन्स या रिजल्ट आते हैं। एंथर वॉल्स, अब हमें ये पता है कि जो एंथर के चारों तरफ वॉल्स होती है उस पर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडल लेयर्स और टैपिटम में कन्वर्ट होते हैं। एंथर की स्ट्रक्चर तुम लोग स्टडी कर चुके हो। Some other studies have shown the exact of the anther in the pollen culture and hence producing an embryo development. अब हमें ये पता है कि जो एंथर के जो कल्चर होते हैं पॉलन कल्चर को बढ़ा देते हैं या उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं और एम्ब्रियो की डेवलपमेंट इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है। These studies have proved that the necessary nature of anther wall is pollen culture is an essential factor of androgenic process, यानी एंथर के चारों तरफ एंथर वॉल का होना
उसके लिए मस्ट कैरेक्टर है। अगर एंथर वॉल नहीं होगी तो एंथर क्या होंगे, रीजनरेट हो जाएंगे, और धीरे धीरे डीजनरेट होने के कारण वो वेल डेवलप्ड ही नहीं होंगे। तो वेल डेवलप्ड नहीं होंगे तो आगे फंक्शन कैसे कर सकते हैं। गैसियस इन्वायरमेंट, an elevated concentration of carbon dioxide in culture vessel has been observed in double and androgenic response. Some other chemicals such as silver nitrate and the N-prophysolate result in the promotion of pollen embryogenesis. Gaseous environment का मतलब ये है कि बच्चे जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने जो भी एपरेटस या यूज़ कर रहे हैं वो क्या होते हैं, क्लीन होने चाहिए। उसके अलावा जिस कल्चर रूम में हम ये काम कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होनी चाहिए। अगर प्रॉपर चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं तो वहाँ पर हम काम नहीं कर पाएंगे। और जो केमिकल हम सबसे मस्ट वहाँ पर कह रहे हैं वहाँ है वो सिल्वर नाइट्रेट जो केमिकल है उसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा है। अगर ये केमिकल्स उसको उस कल्चर रूम में या कल्चर मीडिया को प्रोवाइड नहीं करवाए जाते तो वो कल्चर मीडिया क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। कल्चर मीडिया को हम बिल्कुल प्रॉपर ढक के रखते हैं कि उसके अंदर किसी टाइप की कोई एयर ना पास आउट हो। क्यों नहीं, जैसे ही एयर पास आउट होगी वो कल्चर मीडिया के साथ क्या होगा, कंटामिनेशन आ जाएगा। कंटामिनेशन आने के कारण वो कल्चर मीडिया क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। अगर बायोटेक वाले बच्चों ने तो स्वीटी मैम ने उनको टिश्यू कल्चर में कुछ शायद तैयार भी करवाया था तो उन लोगों को पता भी होगा कि कंटामिनेशंस क्या होती हैं। इसके बाद आ रही है कल्चर डेंसिटी। मैनी स्टूडेंट्स हैव शोन दैट द मिनिमम culture density of 3000 pollen per ml of the culture medium is required for the embryogenesis, but the highest embryo yield has been observed at 1000 to 4000 pollen ml culture medium। यानी जो कल्चर डेंसिटी का होता है कि जो उसका सॉलिडनेस है प्रॉपर होनी चाहिए। पहले क्या होता था बेटा कि जो हम न्यूट्रिएंट मीडिया तैयार करते थे प्रॉपर मेजरिंग के साथ तैयार करते थे, लेकिन अब जो मार्केट में कल्चर मीडिया मिलता है वो हमें बिल्कुल प्रॉपर तैयार किया हुआ मिलता है। उससे हमें सिर्फ क्या करना है, उसमें मार्केट से लेके आए और उसे लैब में वाटर के अंदर सिर्फ डिज़ोल्व करना होता है। उसके अलावा हमारा कोई भी काम नहीं है, क्योंकि मार्केट वाले उसे क्या करते हैं, पूरा का पूरा जितने भी न्यूट्रिएंट मीडिया की वैल्यू होती है उसी के अकॉर्डिंग उसको तैयार करके रखते हैं। जौन सा भी कल्चर मीडिया हमें चाहिए हम वो लाकर ईजिली हमारा टिश्यू कल्चर की प्रोसीजर कर सकते हैं। लाइट, एंथर कल्चर डू नॉट रिक्वायर्ड लाइट फॉर ग्रोथ। एंथर कल्चर के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, ये बात हम लास्ट में कर सकते हैं। द लाइट इज़ असेंशियल आफ्टर प्लांटलेट्स आर फॉर्म्ड, कि जब प्लांटलेट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं तब लाइट की रिक्वायरमेंट होती है। इतने इस एंथर कल्चर में लाइट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कल्चर मीडिया की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है या इफ़ेक्ट करता है। अगर कल्चर मीडिया प्रॉपर वे में नहीं है या उसके अंदर न्यूट्रिएंट मीडिया जो डाले गए अगर उसके अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं है या फिर उसके अंदर साइटोकाइनिन प्रॉपर नहीं है तो उसके अंदर ना रूटिंग होगी ना शूटिंग होगी, तो एंथर से पूरा हॉल प्लांट रीजनरेट नहीं हो पाएगा। होपफुली तुम लोगों को एंथर कल्चर समझ में आ गया हो। 3 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। अगर इन टॉपिक्स में फिर भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कोई भी मुझसे कभी भी पूछ सकते हो। ओके।